बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने जाती उमरा रायवंड से रखेंगे। पहली नहीं बल्कि पहली तीनों खबरें आपके सामने जो हैं वो जाती उमरा रायवंड की हैं और बाजी मरियम नवाज़ के बारे में है। एक खबर तो उनकी सफारती साइड की है। सफारती महाज पर बाजी मरियम ने कोई वज़न उठाया नया और बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात आपको बताएंगे, वो है। दूसरी उनकी समाजी साइड है। उनकी अब फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग उनके फ़ैन्स हो गए हैं। वो खबर शहजाद अकबर साहब की है, वो रखेंगे। और फिर तारिक मतीन साहब ने एक खबर दी है जो उनके ख़ानदानी साइड की है, उनकी घरेलू साइड की है, उसको भी आपके सामने रखेंगे। तीनों खबरों का ताना बाना है अवाम के साथ, क्योंकि वो एक अवामी शख्सियत हैं और नून लीग खुद बताती रही है माजी में कि जो अवामी शख्सियत होती है उसकी शख्सियत का हर पहलू अवाम के इंटरेस्ट में होता है और इसलिए नून लीग खुद ऐसे सवालात पूछती रही है। तो अब उन तमाम चीज़ों को उसी एतबार से कवर किया जा सकता है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं जो सफारती एतबार से इम्पॉर्टेंट है। तो जो फुफ्फो सास हैं उन्होंने अपना रोल भरपूर अदा किया है शादी में। दुल्हन तो बेचारी परेशान ही थी, बल्कि एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में खबर सफारती देनी थी लेकिन निकल किसी और तरफ गई है, पहले वो बता दूं आपको। इस तस्वीर में दुल्हन की बहन भी आके साथ खड़ी हुई थी। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं जो उस वक्त शादी में मौजूद थे। उस बच्ची का कद मरियम नवाज़ साहबा से थोड़ा सा ज़्यादा था। मरियम साहबा ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया, कान में कुछ कहा और फिर थोड़ी देर के बाद दुल्हन की बहन को वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि उस पूरी तस्वीर के अंदर मरियम नवाज़ साहबा सबसे ऊंचा दिखना चाहती थी। काफ़ी लंबी वाली बाजी ने हील पहनी हुई थी। बाजी बिल्कुल मोम का बना हुआ एक मुजस्मा लग रही थी। अब जो बाजी से नफ़रत करते हैं वो तो सारे ये कहते हैं कि बाजी प्लास्टिक की बनी हुई थी, शादी पे प्लास्टिक लग रही थी, आर्टिफिशियल लग रही थी, जाली लग रही थी। मेरी तो वो बहन है, मैं तो इतनी कदूरत उनसे रखता नहीं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो मोम की बनी हुई थी, परी लग रही थी बाजी। बिल्कुल बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा था कि वो थोड़ी सी स्पेस अपनी बेटियों को देना चाहती हैं जो उसी शादी में थी, और जाहिर है वो थोड़ी सी स्पेस अपने भतीजे की बीवी को भी देना चाहेंगी जिसकी शादी है और उसे ओवर शैडो नहीं करना चाहेंगी। सोचिए उस बच्ची के बारे में जिसकी शादी थी और एक तरफ उनकी फुफ्फो सास जो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो तस्वीरें खिंचवा रही थी बाजी और जिस तरह से हंस हंस के तस्वीरें खिंचवा रही थी, लग रहा था कि आज दिन बाजी का है, उस दुल्हन का नहीं है। बहरहाल इस काम के लिए भी इंसान को एक डिफरेंट लेवल का ही सेल्फिश होना पड़ता है। डिफरेंट ही लेवल होता है इंसान के सेल्फ सेंट्रिक होने का, और बहुत ही मैं ये कहता हूँ कि सफाकी होनी चाहिए इंसान में कि किसी का एक ही दिन इंपॉर्टेंट होता है। बच्चियों के लिए खुसूसन उनकी शादी, उस दिन भी फुफ्फो सास ने सारा मेला खुद ही लूटा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। चलें, ये तो एक बड़ी घरेलू साइड थी। अभी तारिक मतीन साहब ने भी एक घरेलू साइड कही है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये तो मुझे अज़राए तफन्नन ये बात याद आ गई क्योंकि हमारा जो सोर्स था वो वहाँ मौजूद था और उसने बताया कि इस तरीके से बाजी ने उस बच्ची को तस्वीर में से निकलवाया, क्योंकि उसका कद जो है वो ज़रूरी नहीं उनकी सगी बहनों को कज़न हो सकती है, लेकिन वो दुल्हन की साइड से वो खातून थी, बच्ची थी, और उसको तस्वीर से निकलवा दिया गया और ऐन उस जगह पर बाजी आके खड़ी हुई, क्योंकि बाजी ने ऊंची जगह के ऊपर या सबसे ऊंचा नज़र आना था। बहरहाल सफारती तौर पर जंदाल साहब, जी हाँ, आपको पता है कि हिंदुस्तानी टाइकून जंदाल, वो पहले भी जब नवाज़ शरीफ गए थे हिंदुस्तान तो आपको याद होगा कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को छोड़ के जंदाल के घर चले गए थे। वो मशहूर ज़माना तस्वीर भी आपको याद हैं, सब कुछ याद है, और वो सारा जो वबाल बचा था पाकिस्तान के अंदर वो भी याद है। अब जंदाल साहब यहाँ पहुँचे, किसी को नहीं बताया गया, पता तब लगा जब उनका जहाज़ पहुँचा, और जहाज़ पहुँचने के बाद आज के सोशल मीडिया के बच्चों ने, जिनसे चौधरी निज़ामुद्दीन को, मरियम साहबा को, पाकिस्तान के जितने भी कायनात वाले चचा और दूसरे लोग हैं, उन सब को जो बहुत ज़्यादा मसला है, उन्हीं बच्चों ने खुरा निकाला और ये खबर दी कि जंदाल साहब यहाँ आए हुए हैं। अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक खुफिया कमरे के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ को नहीं आने दिया गया। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे। इस खबर में हिंदुस्तान से जंदाल थे और वो दो ख़ास लोगों को साथ लेकर आए थे। उन लोगों के नामों का हमें नहीं पता, हमारे सोर्स को भी उनके नामों का नहीं पता, लेकिन वो कोई ख़ास लोग थे जिस तवज्जो से नवाज़ शरीफ और मरियम साहबा और घर के दूसरे लोग उनसे मिल रहे थे। तो जंदाल साहब और दो लोग और मरियम साहबा और नवाज़ शरीफ एक कमरे में गए। वहाँ और कोई मौजूद नहीं था उस कमरे के अंदर, और उस कमरे के बाहर बल्कि एक ख़ास शख्सियत की ड्यूटी लगाई गई कि उन्होंने बाहर खड़े रहना है और किसी को अंदर
नहीं जाने देना। वो शरीफ ख़ानदान में से एक बच्चा है, जिसको इतने बच्चे तो नहीं हैं लेकिन बहरहाल एक बच्चा है, उसकी ड्यूटी लगाई गई। नवाज़ शरीफ के ख़ानदान में से आप ये समझ लीजिए, उन्होंने अंदर किसी को नहीं जाने देना था और ये मीटिंग बहुत लंबी चली। और इसके अंदर जो बातचीत होने के चांसेस हम आपको बता रहे हैं कि अब अंदर तो आप मौजूद नहीं थे, दरोगोई तो आपके साथ करेंगे नहीं कि हमारा सोर्स अंदर बैठा हुआ था, लेकिन जो लग रहा है कि ये तमाम का तमाम अब इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों शहजाद अकबर ने जो आपको ख़बर दी थी और बताया था कि मरियम साहबा की रावलपिंडी में 4.5 घंटे लंबी मुलाकात हुई थी। वहाँ पर जो बातचीत हुई थी वो हमारे अब इल्म में है और हम आपको बता भी चुके हैं कि उसमें मरियम साहबा को एक तो ये कहा गया था कि अपने जो प्यादे हैं उनको उतारें, अंग्रेज़ी में ट्वीट लिखें रिचर्ड के ख़िलाफ़, और फिर ये भी कहा गया था कि इंगेज करें वाशिंगटन DC में जो लोग हैं आप लोगों के, या उनको पैदा करें वहाँ पर और एंगेज करें और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले पहले हमारे लिए हालात ठीक करें। अभी कल परसों से आपको ये भी खबर लोगों के सामने आ चुकी है, शहजाद अकबर भी दे चुके हैं, दूसरे लोग भी, कि जो बिलावल जरदारी हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पसंद नहीं है उतने ज़्यादा। अब पता नहीं क्या वो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पर्सनैलिटी क्लैश है कोई। अब पर्सनैलिटी क्लैश क्यों है, अदावत क्या है एक दूसरे के साथ, किस तरह की कोई मुकाबला है किसी चीज़ के ऊपर, मतलब क्या है, किस चीज़ की अदावत है, ये हमें भी समझ नहीं। शहजाद साहब ने भी खुल के बात नहीं की, लेकिन शहजाद साहब ने ये बताया कि वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर उनको पसंद करते होते तो शायद उनको उतारा जाता। और पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी माजी में बेहतर लॉबिंग रही हुई है वाशिंगटन में। नून लीग की और तरह की लॉबिंग है, वो हमेशा वाया बठिंडा, ये हम पंजाबी में वैसे कह देते हैं वाया बठिंडा, लेकिन वहाँ यहाँ पर इस सिचुएशन में वाकई वाया बठिंडा है, क्योंकि बठिंडा हिंदुस्तान के अंदर है और नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की जो लॉबिंग है वो वाया बठिंडा ही होती है। तो इसीलिए जंदाल साहब और उनके साथ आए हुए वो 2 खुफिया सीक्रेटिव मेहमान जो थे, उनके साथ ये लंबी नशिस्त चली और हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनसे ये कहा गया होगा, मैं दोबारा आपसे वादा है कि मैं जो बात अफवाह होगी जिसका हतमी पता नहीं होगा वो आपको फ़ौरन बताऊंगा। तो ये अफवाह है, इसका मुझे हतमी पता नहीं, जब पता चला या ऐसे हालात नज़र आए तो आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये मेरा तज्जिया है कि उसमें ट्रंप साहब को कैसे डील करना है। ये अब हिंदुस्तानियों से ये मदद मांगी गई है मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से और उनके ज़ुम्मे ये चीज़ ऊपर से बड़े चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने लगाई है कि आप इस चीज़ को संभालें। तो ये तो किस्सा है जंदाल का, हिंदुस्तानी मेहमानों का, ट्रंप का और जाती उमरा के अंदर होने वाली इस खुफिया मीटिंग का। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो खबर बहुत ही तहलका खेज़ खबर है। शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है सबसे पहले तो बिलावल जरदारी साहब की कि उनको आर्मी चीफ पसंद नहीं करते, कोई पर्सनैलिटी क्लैश है। अब इसके ऊपर ज़्यादा तो मैं, क्योंकि शहजाद साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया तो इससे ज़्यादा मैं भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो आई लेट इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरेशन कि आप सब लोग बहुत समझदार हैं, तो अपने कमेंट्स में बताइएगा हमें ज़रूर कि आप क्या समझते हैं कि क्यों आर्मी चीफ को नापसंद होंगे, किस चीज़ का पर्सनैलिटी क्लैश है उनका, ये आपने ज़रूर बताना है हमें। लेकिन दूसरी जो उन्होंने तहलका खेज़ खबर दी वो उन्होंने ये दी कि आर्मी चीफ को मरियम नवाज़ साहबा बहुत पसंद हैं, पसंद मतलब प्रोफेशनली बहुत पसंद हैं। वो ये समझते हैं कि वो तकरीर बहुत अच्छी करती हैं और वो अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहजाद अकबर साहब ने कहा है और उनकी ये खबर है कि उनके ज़राए ये बताते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा की जो स्पीच करने की एबिलिटी है वो बहुत पसंद है, जैसे वो बोलती हैं। आपको याद ही होगा माजी में बड़ी गंदी गंदी तकरीरें करती थी, गालियां देती थी, तू नशई फलाना, याद है आपको वो सब कुछ। कोशिश करते हैं लड़का अगर एक छोटा सा टोटा यहाँ पर दिखा दे। बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़दा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार गंद, घटिया आदमी, गीदड़ देखा है, नौसरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बद तहजीब शख्स, शैयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। तो मरियम साहबा की शायद ये वाली तकरीर जन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद हो अकॉर्डिंग टू शहजाद अकबर साहब। फिर वो कहते हैं वो अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा, ये मैंने भी फ़र्क देखा है। मरियम साहबा यूँ तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कपड़ों का ख्याल रखती थी, अपनी लुक्स का ख्याल रखती थी हमारी बहन, लेकिन पिछले जब से हुकूमत या उससे पहले जब से हवा बदली है,
जब से उनकी चढ़ाई शुरू हुई है, या पिछले तकरीबन 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि मरियम साहबा कुछ ज़्यादा ही एफर्ट कर रही है। तो लग ये रहा है कि जो उनके फ़ैन हैं, अब फ़ैन फॉलोइंग उनकी खुल रही है, किसी एक शख्सियत की हम बात नहीं कर रहे। अभी शहजाद अकबर साहब के मुताबिक तो आर्मी चीफ भी उनके फ़ैन हैं, लेकिन जो उनकी लार्जर फैंस हैं उनके, लग रहा है कि वो उनके लिए ज़्यादा अब मोहतात हैं और हर जगह पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं। तो जितनी उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, जितनी उन्होंने जिस तरह के ड्रेसेस पहने हुए थे, जितनी वो तैयार थीं, जैसे वो तस्वीर फ़ोटोशूट करवा रही थी, यकीन कीजिए वहाँ पर बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग उस शादी पर थे, सहाफ़ी थे और बहुत सारे लोग। उनमें से कईयों से मैंने बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल भी जो दुल्हन थी उसकी ना वो तैयारी थी, ना वो शशका था, ना वो तस्वीर थी, ना वो माहौल था, ना वो कैमरे की तरफ आँख थी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके सामने ये एक तस्वीर रखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक पर्सनैलिटी है जो दुल्हन वाली स्माइल दे रही है और दुल्हन की तरह कैमरे में देख रही है। वो दुल्हन नहीं है, वो हमारी बाजी मरियम है। तो फैंस के लिए बाजी बहुत मोहतात हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर तैयार होती हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लगती हैं आजकल, और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम स्पेंड करती हैं। मैं मोहतात अंदाजे में आपको ये बताता हूँ कि कम अज़ कम बाजी, कम अज़ कम भी दिन के कोई 4 से 5 घंटे, शायद इससे भी ज़्यादा, उनके तमाम जो अपने ऊपर उनका टाइम ऑन एवरेज सर्फ होता होगा। तो अगर वो 6-7 घंटे सोती हैं, 5-6 घंटे वो तैयारी में लगाती हैं, 4-5 घंटे, तो बाकी आप समझ सकते होंगे कि बाकी वो कितनी देर काम करती होंगी और उनकी बाकी मसरूफियात क्या होंगी। अब आते हैं, ये दोनों खबरें दे दी। अब तीसरी खबर तारिक मतीन साहब की है। उन्होंने खबर जो निजी साइट की है। अब मैं यूजुअली खुद निजी साइट के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करता, तो इसलिए इसके ऊपर मैं कोई तज्जिया नहीं करूंगा। मैं एज इट इज़ जो तारिक मतीन साहब ने कहा वो रिपोर्ट करूंगा, बिकॉज मैं तज्जिया करूंगा तो नून लीग वाले फ़ौरन कहेंगे कि ये देखे औरत कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, कहेंगे तौहीन की है मरियम नवाज साहबा की, ये निजी ज़िंदगी में आप आए हैं, आप सियासी मुखालिफ हैं। इसलिए तारिक मतीन साहब ने ये कहा कि ये जो शादी हुई है इसमें सब नज़र आए हैं। इसमें दूल्हे के साथ तस्वीरों में मरियम साहबा अकेली नज़र आई हैं, अपने नवासों के साथ तस्वीरों में मरियम साहबा अकेली नज़र आई हैं। एक वीडियो है जिसमें शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनके साथ नवाज शरीफ बैठे हैं, उनके साथ मरियम साहबा बैठी हैं, उनके साथ मरियम के बच्चे बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कैप्टन सफदर साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये नहीं कि वो शादी में थे, नहीं, वीडियो आई है, वो अकेले तनहा एक साइड पर बैठे हैं। ये तारिक मतीन साहब के अल्फाज है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा। तारिक मतीन साहब ने ये कहा है कि लग ऐसा रहा है कि कैप्टन सफदर साहब एक आम मेहमान की तरह इस शादी पर आए, एक साइड पर बैठे और चले गए, क्योंकि ना वो मरियम साहबा के साथ, हालांकि वो भी अच्छे लग रहे थे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छा स्कार्फ था, मेरा ख्याल कोट पहना हुआ था उन्होंने, एक ऊपर ब्लेजर पहना हुआ था, शलवार कमीज़ भी अच्छा था, बाल शाल बने हुए थे, लाइक ही वॉज लुकिंग, ही इज़ अ फाइन जेंटलमैन, ही वॉज लुकिंग फाइन। आई डोंट नो कि क्या वजह थी, वो नाराज़ हैं थोड़े से, या हो सकता है कि वो थके हुए हों, या कोई और वजह हो। कई दफ़ा बंदे का नहीं दिल करता तस्वीर खिंचवाने को। ये तारिक मतीन साहब भी किस बात को ले बैठे हैं, हर चीज़ के ऊपर भी तो तारिक साहब एतराज़ अच्छा नहीं होता, एतराज़ करना है किसी और बात पे करें, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक मंझे हुए सहाफ़ी हैं तारिक मतीन साहब, और मैं उनका एहतराम भी बड़ा करता हूँ, तो उनकी खबर है तो आपके सामने रखी है कि कहीं पर भी ख़ानदान के किसी शख्स के साथ भी, चलें छोड़ें इस बात को, सवाए आबद शेर अली के, पूरी तस्वीरें जब हमने खंगाली तो आबद शेर अली साहब की, क्योंकि रिश्तेदारी है नवाज शरीफ से, तो सिर्फ आबद शेर अली साहब के साथ एक तस्वीर हमें कैप्टन साहब की नज़र आई। बाकी दुल्हा दुल्हन, बाकी अपने बच्चे, अपने बच्चों के बच्चे, अपनी बीवी, अपने ससुर, अपने चचा ससुर, मतलब हमें कहीं कैप्टन साहब जो हैं उनकी तस्वीर नहीं। फिर ये भी हो सकता है कैप्टन साहब बड़े मजहबी हैं, वो तस्वीरें खिंचवाना ना चाहते हों, वो ज़रा मजहबी टच हो उसमें। फिर हमने देखा नहीं, वो तो आए दिन उनकी वीडियोज़ आती हैं और वो लोगों के साथ तस्वीरें, आबद शेर अली साहब के साथ भी तस्वीर वो खुद ही खड़े होके। तो मैं इस पर मज़ीद तज्जिया नहीं कर सकता, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जाने, आपका काम जाने। अगली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखते हैं। अब सीरियस खबर, अब हम जो वो गाना है बेबी डॉल में सोने दी, वो वाली सिचुएशन, शादियों में, मैं किसी को नहीं कह रहा, शादियों में ये गाने चलते हैं, तो ज़रा हम उसको छोड़ देते हैं उस सारी बात को। अब आते हैं हकीकी जो सोने की या पत्थर की या लोहे की या आयरन लेडीज़ है या जो भी कहना है, ये तुरबत है, ये बलूच खातून है और ये हमारी फ़ौज के जवान की बंदूक है, और बलूच खातून सामने खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि अगर आपने हमें मारना है तो मारें। वो एहतजाज कर रही हैं और बिल्कुल नहीं डर रही। अब ये जितनी हमने वहाँ ताकत का इस्तेमाल किया है बेदरेग, और जिसको पहले पंजाब में रहने वाले लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते थे, जब वो आवाज़ उठाते थे तो हम भी उन पर तनकीद करते थे।
अब इन लोगों के ऊपर जितना जुल्म हो गया, मुझे लगता है इनका सारा डर खत्म हो गया। ये कहते हैं आपने हमारे साथ जो करना है आप करें। तो ये बहुत ही परेशान कुन वहाँ से मामलात हैं। अगली खबर मोहित पीरजादा साहब की है। वो कहते हैं कि जनरल्स ने, मिलिट्री जनरल्स ने अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान के दुश्मन में बदल दिया। ये हम भी आपको चंद दिन से कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने भी जेल से जो बात की थी, यही बात की थी कि बातचीत से बात करें। अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदरली इस्लामिक मुल्क है और हम सारे बड़े जज्बाती, एकदम जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती होके उन्होंने या हमने या हिंदुस्तान ने, किसी ने क्या उखाड़ लेना है। मैं माजरत के साथ ये उखाड़ लेना आपको ये बुरा ना लफ्ज़ लगे, क्योंकि आजकल ये इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे बड़े महज़ब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुन्ने मुनीब फ़ारूक जैसे। तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया और उन्होंने ये आर्मी चीफ से निस्बत देकर ये लफ्ज़ बोला था, इसलिए। वरना मैं इसको मायूबी समझता हूँ और इस लफ्ज़ को वापस भी लेता हूँ और माजरत भी करता हूँ। इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया कि आपको याद करवा सकूँ कि आजकल इस लफ्ज़ को भी अब नॉर्मल करके पेश किया जा रहा है। तो बहरहाल जब आपकी सरहदें मिलती हों तो आप हमसाए नहीं बदल सकते। तो पहले ही हमारे कितने फड्डे पड़े हुए हैं अब अफ़गानिस्तान के साथ भी। हम ये नहीं कह रहे कि अगर कहीं अफ़गानिस्तान जुल्म कर रहा है या उधर से जुल्म हो रहा है तो हम उस पर कोई जवाब ना दें, लेकिन इंगेजमेंट भी साथ करें। हमें ये मामला जो मोहित साहब कह रहे हैं ये कोई मुनासिब नहीं है कि हम सभी को अपने मुखालिफ करते जाएं, तो फिर रहना कैसे है यहाँ पर। तो एक तरफ हमने बलूचिस्तान की सिचुएशन बताई, दूसरी तरफ ये बताई, और तीसरी अब आपके सामने जो खबर रखते हैं वो सुमेरा खान साहबा। मैं ज़ाती तौर पर इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी मेहनती रिपोर्टर हैं, सिंगल मदर हैं और बड़ी ही बेबाक रिपोर्टर है और बड़ी इंटेग्रिटी वाली खातून है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बीट को कवर किया हुआ है। तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बहुत सारे रिपोर्टर्स जब आते थे बुलाने पे, तो ये साथ आती थी और बड़े तगड़े सवाल पूछती थी। लेकिन उसके साथ साथ इनका एक और तारफ भी है कि ये डिफेंस साइड की रिपोर्टिंग भी करती हैं और मिलिट्री के बहुत करीब समझी जाती हैं, मिलिट्री सोर्सेज और ज़राए के। इन्होंने ये ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि जो ISPR के उन अनऑफिशियल तर्जमानों में से एक इनको आप कह सकते हैं। मैं कोई इन पर अटैक नहीं कर रहा, ये कह रहा हूँ उनकी कुर्बत इतनी है कि जब वो खबर देती हैं तो समझा जाता है कि ये अंदर से खबर आई है। तो उन्होंने ये कहा था कि फ़ौज डी चौक क्लियर करवाने के लिए बुलाई गई है, 245 के तहत गोली मारने के वाज़े अहकामात दे दिए गए हैं। ये गोली चलने से पहले, ये तमाम काम होने से पहले इनका ट्वीट था। इनको ISPR के बहुत करीब समझा जाता है। बाद में गालिबन शायद इन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया या नहीं कर दिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनका ट्वीट था। और अब DG ISPR का कहना कि वहाँ पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये बैकआउट आप कर रहे हैं, ठीक है, समझ आती है। आपने पहले काम कर लिया है, आपने इतने सारे लोगों की कत्लो गारत कर ली है, अब आपसे वो संभाला नहीं जा रहा। पहले पुलिस को कहा वो ज़िम्मे लें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, अब एक एक करके लाशें दी जा रही हैं। आप माहौल चेक कर रहे हैं। राशिद शहीद की लाश देकर आप देखना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है, कि आप पब्लिक को क्लैरिटी है कि नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी डाइवर्जन्स क्रिएट की इन सारे दिनों में और आपका दिल ये था कि ये डाइवर्जन्स जो हैं ये काम आ जाएं, लेकिन वो आपके काम नहीं आई। बहरहाल एक तो ये खबर है। अब अगली खबर मैं आपको रखता हूँ, उससे भी परेशान कौन है मेरे लिए ज़ाती तौर पर। नीलम प्रेस क्लब, नीलम वैली में 2 सहाफ़ियों ने, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक खबर दी और ख़बर ये दी कि जो आर्मी सेंटर है उसमें मर्द हजरात जो मिलिट्री से जिनका ताल्लुक़ है, वो कश्मीरी कोई ख़वातीन असातिज़ा होंगी या दूसरी ख़वातीन होंगी, उनको बंदूक चलाने की, फायरिंग करने की ट्रेनिंग जो है वो मर्द हजरात दे रहे हैं। तो ये उनके माशरे की जो अखलाकियात हैं या जो भी माशरे की इक़दार है उनके ख़िलाफ़ है। उन्होंने ये रिपोर्ट की। अब मैं समझ सकता हूं कि उनकी तरफ से भी शायद ये ज़िम्मेदाराना रिपोर्ट नहीं है, इस तरह से रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ख़वातीन के लिए भी मुश्किलात वो खड़ी करेंगे, आर्मी के लिए भी करेंगे, ओवरऑल एनवायरनमेंट को भी ख़राब करेंगे। तो मैं ये उनकी इस तरह की रिपोर्टिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। उनको भी थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन जो उनके साथ किया गया वो मेरी समझ से बाहर है, वो तरीका नहीं। पहले सुना गया है कि नामालूम अफराद ने प्रेस क्लब पर धावा बोला, उन दोनों रिपोर्टर्स को वहाँ से उठाया, फिर बाद में उनकी गिरफ्तारी डाल दी और अब जज साहब ने उनका रिमांड भी दे दिया। अब ये रवैया काबिल मुज़म्मत है। अगर उन्होंने गैर ज़रूरी रिपोर्टिंग की थी तो सीनियर जर्नलिस्टों को बुलाया जाता, उनको एतमाद में लिया जाता और उनके ज़ुम्मे लगाया जाता कि आप जाएं, इनसे ये अपने बयान से ये रिट्रैक्ट करें, ये स्टोरी को दोबारा दें और ख़वातीन की भी सेफ्टी ना डालें डेंजर में, या ओवरऑल माहौल यहाँ का ख़राब ना करें। और आइंदा के लिए दूसरी साइड भी एहतियात करें कि कल्चर को देखते हुए
वहाँ पर फायरिंग की ट्रेनिंग के दौरान हमारे, क्योंकि ख़वातीन भी हैं ऑफिसर्स और फोर्सेस में, उनको भी साथ शामिल किया जाए और ये इकट्ठे ट्रेनिंग जो है वो की जाए। तो इस तरह की चीज़ों में, जैसे अफ़गानिस्तान और बाकी तमाम जगहों पर, आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक सेंस भी यूज़ करनी होती है। हर जगह अंधी ताकत उठा लो, गायब कर दो, ये हर जगह काम नहीं करती। और आपको ये भी पता है कि कश्मीर के हालात क्या चल रहे हैं, और उन हालात के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, तो ये कोई मुनासिब नहीं है। अच्छा, आखिरी खबर मैं 2 दिन से आपके सामने रखना चाह रहा था और वो रह जाती थी, तो मैं जल्दी जल्दी ये खबर आपके सामने रख दूं, कहीं रह ना जाए। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का आजकल फड्डा है नौजवानों के साथ, सोशल मीडिया के नौजवानों के साथ, और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को लगता है कि ट्विटर बंद करके, ये बंद करके, वो बंद करके मैं इन पर काबू पा लूँगा। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये कितने क्रिएटिव हैं, ये जो जेन जी है या उससे थोड़े पहले पैदा हुए बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनकी उम्रें 35 साल से कम हैं, ये कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं और ये कितना डिफरेंट सोचते हैं, और इनकी एबिलिटीज़ कितनी, इनकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी तेज़ हैं, क्रिएटिव कितने हैं ये। तो चौधरी साहब तो इनसे पहले शिकस्त खा चुके हैं, तो चौधरी साहब बेहतर है इनसे सुलह कर लें, इनके साथ मामला ठीक कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत दूर पहुँचाएंगे। ये ज़रा एक तस्वीर देखें, ये मुझे तो पता नहीं था, फिर जब मैंने ये खबर देखी और पूरी इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये नुमान एजाज साहब का कोई ड्रामा चल रहा है टेलीविज़न के ऊपर आजकल, बिस्मिल उसका नाम है। उसकी शायद ये आखिरी किस्त थी जो खबर अब आपके सामने हम ये रख रहे हैं ट्वीट। ये डॉक्टर नबील चौधरी हैं, ये साहबजादे हैं हमारे इंजीनियर इफ्तिखार साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक़ रहा है, लिखते लिखाते भी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं वो। तो जो चौधरी साहब के बेटे हैं, ये मैं जानता हूँ, मैं इनसे मिला हुआ भी हूँ। तो नबील चौधरी साहब जो हैं ये डेंटिस्ट हैं, और अब डेंटिस्ट में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, तो कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं। मसलन ऑर्थोडोंटिस्ट को आप सिर्फ डेंटिस्ट कह दें तो वो आपकी तरफ ऐसे देखते हैं, वो आपको मार डालेंगे, क्योंकि स्पेशलाइज उनको करना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही जैसे आप एक आम MBBS डॉक्टर हैं और फिर आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है, वो भले फैमिली मेडिसिन में है, वो भले आपकी इनकॉलोजी में है, वो किसी में भी, तो आप किसी को सीधा सीधा बस उतना की कह दें तो पढ़े लिखे लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि बाजी मरियम की तरह उन्होंने ये थोड़ी है ना कि घर बैठे ही सारा काम, उन्होंने तो कई साल लगाए होते हैं उस काम पे। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो एजुकेशन या उनकी जो वेल अर्नड उनके जो टाइटल्स होते हैं उनको मुनासिब तरीके से उनके सामने लिया जाए। अब इन्होंने उस ड्रामा सीरियल की ये मेरा ख्याल वो खातून रो रही होंगी, अब आई डोंट नो द स्टोरी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि क्यों रो रही हैं मुझे नहीं पता, गलत रो रही हैं, सही रो रही, तो उस पर आपने, क्योंकि आप लोगों के डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ बड़ी मोहब्बत भी होती है, तो मुझे नहीं पता कि इस खातून के साथ, खातून का जो कैरेक्टर है उसके साथ आपकी इमोशनल कितनी अटैचमेंट हो। तो बहरहाल ये रो रही हैं। अब रोते हुए उन्होंने फोकस किया और देखा कि इनका एक मोलर, इनकी जो दाढ़ है पिछली, वो गायब है। अब इनका नाम ड्रामा सीरियल के अंदर मेरा ख्याल है आसमा है इनका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ लिखा हो मासूमा, और वैसे इनका नाम हरीम फारूक है गालिबन। तो उन्होंने कहा कि बिस्मिल ड्रामा की आखिरी किस्त देखी, उसमें मासूमा नामी लड़की रो रही थी। जब मैंने गौर किया तो पता चला कि इसकी एक दाढ़ निकली हुई है या शायद टूट गई है। मज़ीद गौर किया तो पता चला कि मोहतरमा का नीचे वाला जबड़ा थोड़ा बाहर को है, यानी आगे उन्होंने बड़ी मुश्किल सी बीमारी लिखी जिसका मुझे कोई पता नहीं क्या होती है वो, या बीमारी है जो भी आपने उसे कहना है, जिसका साफ मतलब उनका बातचीत करते सारा प्रेशर पिछली दाढ़ों पर पड़ता है और वक्त के साथ वो ख़राब होकर टूट जाती हैं। यहाँ से आगे मोहतरमा मासूमा के लिए 2 हल मौजूद हैं। अव्वल वो फिक्स दांत लगवा लें, इसमें भी 2 हल हैं, एक क्राउन एंड ब्रिज, फिर मुझे नहीं पता ये क्या होते हैं, और दूसरा इम्प्लांट। ये मुझे पता है, मेरा ख्याल के दांत लगा देते हैं नीचे तक ओरिजिनल दांत की तरह, इतना ही पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता। इम्प्लांट करवा सकती हैं वो। ड्रामे की एंडिंग में उनके पास कोई ख़ास पैसे नहीं बचे, कोई ड्रामे की एंडिंग में हो सकता है उनका खर्चा वर्चा हो गया हो, या मुझे नहीं पता स्टोरी क्या, तो वो कह रहे हैं कि ड्रामे की एंडिंग के हिसाब से उनके पास कोई ख़ास पैसे नहीं बचे। तो तीसरा हल उतारने चढ़ाने वाला दांत है, जो कि उनको बासानी लग जाएगा क्योंकि वो बाकी दोनों की निस्बत काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा जो सबसे अच्छा बेहतरीन मुतबादल है वो है ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट, यानी टेढ़े दांत सीधे करवाएं और इस खाली जगह को इस्तेमाल में लाएं। उनका बाहर निकला जबड़ा भी अंदर होगा, खाली जगह भी पुर होगी, नए दांत आर्टिफिशियल लगाने वाले खर्चे से भी बच जाएंगी। इस इलाज में 2 हल हैं, एक ब्रेसेस और दूसरे अलाइनर्स। इन सब इलाज में हमारे क्लिनिक साल के आखिर और नए साल के शुरू इंतहाई ज़बरदस्त
डिस्काउंट चल रहा है। मोहतरमा मासूमा और उनके नए टारगेट मियाँ मतीन के अलावा, अब ये मुझे नहीं पता दोबारा ड्रामे के अंदर की कोई बात है, मियाँ मतीन कौन है, ये कौन है, नया टारगेट ये क्या है, के अलावा जो भी आकर हमसे इलाज करवाने के लिए आए उनके लिए डिस्काउंट मौजूद है। मौके का फ़ायदा उठाइए, अभी आएँ और अभी इलाज से इस्तिफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया। ये डॉक्टर नबील चौधरी। अब ये है नस्ल। एक मोमेंट के लिए वो रोई होंगी खातून, वो तस्वीर आई होगी। ये वाले जो जिनको ये इंतशारी कहते हैं, जिनको ये शरपसंद कहते हैं, ये वाकई शरपसंद हैं। DGISPR साहब, DGISPR साहब ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना किया करें और इतनी ज़्यादा चीख कर बातें ना किया करें। इन्होंने आपके भी दांत गिन लेने हैं और फिर कोई ऐसा आपको नुस्खा ना दे दे। या मेरा मतलब है कि मेरा मशवरा है कि वर्दी का ऊपर वाला बटन कुट के बंद करके ना कोई जैकेट शैकेट पहन के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें। ये जिस तरह दे डॉक्टर ने तो पता नहीं कितने कितने पहुंच जाते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये है क्रिएटिव पाकिस्तान की अगली नस्ल। पाकिस्तान की क्या, ये ग्लोबलाइजेशन है, हर जगह पर यही हालात है। तो चौधरी निज़ामुद्दीन वो ब्रिगेडियर शफीक के साथ इनके साथ पूरे आना चाहते हैं। हमारे DGISPR साहब की भी पॉलिसी वही है। तो वो पुरानी टेक्स्ट बुक है, उसी टेक्स्ट बुक के साथ हमने सारा मामला जो है वो हल करना है और उस टेक्स्ट बुक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने इस्तेमाल की थी 70s में 80s में। अब भाई ये नस्ल ही और है, उनकी सोचने का अंदाज ही और है। अब यकीन करें मेरे सामने ये तस्वीर रखते हैं आप, ये जो भी मासूमा हैं या हरीम फ़ारूक साहबा हैं, तो मैं एक बार भी ना सोचता कि उनका दांत निकला हुआ है। अब हरीम फ़ारूक बेचारी को भी मुसीबत पड़ गई होगी कि मेरा दांत नहीं था, पूरी दुनिया को ही पता लग गया मेरा दांत नहीं है। तो हरीम साहबा आपने भी इतनी चॉकलेटें नहीं खानी थी ना, मीठी चॉकलेटें आपने बचपन में खाई हुई हैं, तो उससे अब आपका दांत जो है वो फारिग हो गया है। तो बहरहाल ये है वो नस्ल जिससे चौधरी निज़ामुद्दीन का पाला है और चौधरी साहब हार चुके हैं, आप इनसे मान नहीं रहे। इन्होंने सोशल मीडिया के वो इनकेडू रिबॉन, तो पाकिस्तान वाली, तो नेमेसिस, तो बाबा कौडा, तो बूटा, तो पता नहीं कौन कौन सज्जन जो हैं जितने भी, उन्होंने वकार खान, तो पता नहीं कौन कौन से ये जितने भी दोस्त हैं, पता नहीं का मेरा मतलब कहने का ये है कि इतने सारे हैं ये पाकिस्तानी, इतना क्रिएटिव लिखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो हमने सोची भी नहीं है। इतना इनके अंदर रिजॉल्व है, इतनी इनके अंदर रेजिलियंस है, इतनी इनके अंदर डिटर्मिनेशन है, मोटिवेशन है। तो चौधरी साहब आप कैसे इनको हराएंगे? आपको तो ये चित कर चुके हैं। और ठीक है, अब डंडा फेरते हैं, आपके डर से ही अपने नाम आगे पीछे कर लेते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये तो लंबा खेलने वाले हैं, ये तो आपसे बहुत छोटे हैं, तो ये तो लंबा खेलेंगे और इनसे आप जीत नहीं सकते। तो मेरा मशवरा ये है कि इनसे सुलह कर लें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।